नमस्कार प्यारे साथियों, स्टोरी 2.0 यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय मित्रों को दिल से स्वागत है। दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहें और चैनल पर नए हैं तो स्टोरी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। तो साथियों, बरसों पुरानी बात है जब पहाड़ों के नजदीक बसे हुए एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उस बूढ़े आदमी का नाम समल था, जो अपने जीवन के आखिरी दिन गुजार रहा था। समल ने अपनी सारी जिंदगी बड़ी ही गरीबी में बिता दी थी। जब उसकी मौत का समय नजदीक आया तो उसके पास कुछ सोने के सिक्के थे। समल का एक ही पुत्र था जिसका नाम था सहजा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपनी आखिरी वसीयत वह अपने बेटे से कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई बहुत ज्यादा दौलत तो छोड़कर नहीं जा रहा हूं। बस मेरे पास कुछ सोने के सिक्के मौजूद हैं, वही मेरी जायदाद है। तुम इन सिक्कों को खर्च ना करना, बल्कि गांव से 5 कोस दूर जंगल के नजदीक एक व्यक्ति रहता है, उसके पास चले जाना और इन सिक्कों के बदले में कुछ नसीहतें खरीद लेना। वह नसीहतों का व्यापारी है। वह जो भी नसीहत तुम्हें देगा, तुम हमेशा उस पर चलना। सहजा ने अपने पिता की बात को बड़े गौर से सुना और कहा, हाँ पिताजी, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और फिर कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ा पिता इस दुनिया से चला गया। पिता के गुजर जाने के बाद सहजा कुछ दिन तक बड़ा ही दुखी रहा। फिर जब उसका दुख कुछ हल्का हुआ तो वह सोचने लगा कि उसे अपने पिता की आखिरी इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। उसने अपने पिता के पुराने संदूक में से 3 सोने के सिक्के निकाले और उस नसीहतों के व्यापारी के पास चल दिया। वह आदमी जंगल में एक कुटिया के बाहर बैठा हुआ था। उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर कई सालों का अनुभव साफ दिखाई दे रहा था। सहजा उससे कहने लगा, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं। अगर तुम मुझे कोई नसीहत दोगे तो मैं उसके बदले में तुम्हें सोने का सिक्का दूंगा। उस बुजुर्ग ने सहजा से एक सिक्का लिया और उससे कहने लगा, जब सर्दियों का मौसम हो और आसमान में काले बादल छाए हुए हो तो तुम कभी भी घर से बाहर मत निकलना, चाहे तुम्हें कितना भी फायदा क्यों ना मिल रहा हो। इतनी बात कहने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति चुप हो गया। सहजा अपने आप से कहने लगा, एक सिक्के के बदले में इस बुजुर्ग ने मुझे बस इतनी सी नसीहत दी। यह तो बड़ी आम सी बात है। वो फिर सोचने लगा, अब मैं इसे एक और सिक्का दूंगा और उसके बदले में एक और नसीहत मांगता हूं। शायद इस बार यह कोई काम की नसीहत मुझे दे दे। सहजा से कहने लगा, बाबा जी, मुझे कोई और अच्छी सी नसीहत दीजिए। यह कहकर उसने एक सोने का सिक्का निकाला और उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ पर रख दिया। सिक्का लेकर वह आदमी कहने लगा, तुम जब भी कभी कोई तोता
बकरी या कुत्ते को बिकते हुए देखो तो फौरन चाहे कितनी भी कीमत हो उनको खरीद लेना और उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना। फिर वह बुजुर्ग सहजा तीसरी नसीहत करने लगा। बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी को अपना राज मत बताना। किसी भी अनजान औरत को अपने घर में दाखिल मत होने देना। उसके साथ कभी हमदर्दी जताने की कोशिश ना करना, चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। सहजा ने अपनी यह नसीहत की। इसके बाद वह बिल्कुल चुप हो गया और सहजा ने एक सोने का सिक्का उसके हवाले कर दिया। अब सहजा के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वह वहां से उठा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। यूं ही समय गुजरता रहा। एक दिन सहजा अपने दोस्तों के साथ मिलकर व्यापार करने के लिए दूसरे शहर में जाने का फैसला करता है। जिस रास्ते पर उन्हें जाना था वहां एक बहुत ही पथरीली और खतरनाक पहाड़ी थी और फिर तय किए गए दिन पर सहजा का दोस्त सुजान के पास आया और उसे सफर पर जाने के बारे में पूछने लगा। सहजा ने आसमान की तरफ देखा तो उसे काले स्याह बादलों का टुकड़ा नजर आया। उसने अपने आप से कहा, मैंने 3 सोने के सिक्के देकर नसीहतें खरीदी थी, लगता है अब उन पर अमल करने का समय आ चुका है। वह अपने दोस्तों से कहने लगा, मेरे ख्याल से हमें आज सफर पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि मौसम ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। शायद कल तक मौसम ठीक हो जाएगा, हम कल रवाना होंगे। लेकिन उसके साथी कहने लगे, मौसम तो अभी बिल्कुल ठीक है, तुम्हें हमारे साथ आना है तो आओ, वरना हम तुम्हारे बिना ही चले जाएंगे। सहजा ने कहा, तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तुम्हें अगर ज्यादा जल्दी है तो तुम जा सकते हो। सहजा के दोस्त उसे डरपोक होने का ताना देने लगे तो उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं डरपोक ही सही, तुम्हें जाना है तो जाओ ना। और फिर उसके दोस्त वहां से सफर के लिए निकल पड़े। चलते चलते वह दोनों दोस्त पहाड़ के उस खतरनाक सिरे पर जा पहुंचे और वहां पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और अचानक बर्फीला तूफान आ गया। वह लड़खड़ाने लगे और तूफान की चपेट में आ गए। तूफान इतना खतरनाक था कि वे दोनों अपने आप पर काबू ना रख सके और रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर से टकरा गए और फिर वह दोनों वहीं पर मर गए। अगले दिन जब सूरज निकला तो आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। सहजा ने जब देखा कि आज मौसम बिल्कुल ठीक है तो उसने अपने सफर को शुरू किया और वह उसी पहाड़ी की तरफ चल दिया। उस पहाड़ी के सिरे पर जाकर उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त बर्फीले तूफान में मारे जा चुके थे। वह अपने दोस्तों के करीब आया और उनकी तलाशी लेने लगा। सहजा को उन दोनों दोस्तों के सामान में सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली मिली। जब उसने सिक्के गिने तो वह पूरे 400 थे। उसने अपने दोस्तों की वह रकम संभाली
और फिर कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके दोनों दोस्तों की लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया और वह अपने आगे के सफर पर रवाना हो गया। चलते चलते सहजा सोच रहा था कि उस बूढ़े बाबा की दी हुई पहली नसीहत बिल्कुल सच साबित हुई और उसके काम भी आ गई। अगर उसने अपने बूढ़े पिता की बात ना मानी होती और उस नसीहत बेचने वाले के पास ना गया होता तो शायद आज वह भी तूफान की चपेट में आ जाता और अपनी जान से हाथ धो बैठता। लेकिन ना सिर्फ वो अपनी मंजिल पर बिल्कुल सुरक्षित पहुंच गया था, बल्कि उसके हाथ में अब 400 सोने की अशर्फियां भी थी, जिसकी कीमत उस बूढ़े को दी हुई 3 अशर्फियों से 200 गुना ज्यादा थी। जब वह दूसरे शहर में पहुंचा तो बहुत ही खुश था। बाजार में पहुंचकर उसने व्यापार के लिए कुछ सामान खरीदना चाहा, लेकिन उसे कुछ समझ में ना आया। वो रात उसने एक सराय में बिताई और फिर अगले दिन वह फिर से बाजार से गुजरा कि तभी उसने देखा कि एक व्यापारी वहां पर बैठा हुआ है, जिसके पास एक तोता, एक बकरी और एक कुत्ता है और वह उन्हें बेच रहा था। सहजा ने जब यह नजारा देखा तो उसे फौरन उस बूढ़े की दूसरी नसीहत याद आ गई। वह उस व्यापारी के पास गया और कहने लगा, भाई मैं तीनों जानवरों को खरीदना चाहता हूं, इनकी क्या कीमत है? वो व्यापारी एक अजनबी आदमी को देखकर कहने लगा, मैं इन तीनों को 250 अशर्फियों में बेचूंगा। उसके पास खड़े हुए लोग यह बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि एक तोता, एक बकरी और कुत्ते की कीमत 250 अशर्फियां, यह भला तुम्हें कौन देगा? इसीलिए तो तुम सुबह से यहां पर यूं ही बैठे हो और कोई तुमसे कुछ खरीद नहीं रहा। यह सुनकर सहजा जल्दी से आगे बढ़ा और उसने अपनी जेब में से 250 सोने की मोहरें निकाली और उस व्यापारी के हवाले कर दी और तीनों जानवरों को खरीद लिया। अगले दिन वह अपने गांव वापस आ गया। घर आकर वह सोचने लगा कि मैं अब इन जानवरों का क्या करूं? मेरे पिता तो इस दुनिया से चले गए, मेरे दोस्त भी तूफान में मारे गए। अब मेरे पास जो भी रकम थी, मैंने उस रकम से इन जानवरों को खरीद लिया। इन जानवरों की हालत भी बहुत बुरी है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं इन्हें आगे बेच दूं? इस बकरी को मैं दूध के लिए रख लूं, कुत्ते को अपनी रखवाली के लिए रख लूं और तोते से बातें करूं। आखिर मैं क्या करूं? यह ख्याल सारा दिन उसे परेशान करते रहे। जब रात हुई तो वह बैठे बैठे ही सो गया। रात को उसने एक सपना देखा कि एक बहुत बड़ा खजाना किसी गुफा में रखा हुआ था और वह खुद नंगे पैर पहाड़ों में भटकता हुआ उस गुफा की तलाश कर रहा था। सुबह जब सहजा की आंख खुली तो वह अपने सपने के बारे में सोचने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका सपना सच था या झूठ, लेकिन उसने यह फैसला कर लिया था कि क्योंकि वह घर पर ही बेकार पड़ा रहता है तो क्यों ना उस गुफा को तलाश करे। वो फौरन उठा और उस गुफा की तलाश में निकल पड़ा। सारा दिन पहाड़ों में वह घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसे वह गुफा ना मिली। थक हार कर उसने कुछ घास काटी और तीर कमान से शिकार किया। घर वापस आकर उसने वह घास बकरी के आगे डाल दी और जो शिकार किया था उसे पकाकर खा लिया। उसमें से कुछ हिस्सा उसने कुत्ते को दे दिया
और तोते के सामने उसने कुछ बाजरे के दाने डाल दिए। अब तो यह उसका रोज का काम बन चुका था। वह सारा दिन उसी गुफा की तलाश में निकल जाता और शाम के समय शिकार करता और घास लेकर वापस आता। ऐसा करते हुए उसे काफी समय गुजर चुका था, लेकिन उसे लगातार नाकामयाबी ही मिल रही थी। एक दिन जब वह घर में बैठा हुआ था तो उसके दिमाग में बूढ़े बाबा का ख्याल आया, जिसने उसे नसीहतें बेची थी। वह सोचने लगा कि एक बार फिर से उस बुजुर्ग के पास जाना चाहिए, हो सकता है कि वह उसकी कुछ सहायता कर दे। वो फौरन उस नसीहत बेचने वाले बूढ़े के पास पहुंचा और उससे प्रार्थना करने लगा, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी ने उसे कोई नसीहत नहीं दी और सिर्फ इतना ही कहा कि जो नसीहतें मैंने तुम्हें दी है तुम्हारे लिए वही काफी है। तुम उन्हीं को अपने जीवन में अपना लो तो तुम्हारा जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। बस इस बात का ख्याल रखना कि जैसे भी हालात हो तुम्हें कभी हिम्मत नहीं हारना, बल्कि मेहनत और ईश्वर पर विश्वास रखकर काम करते रहना है। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी खामोश हो गया। सहजा फिर से अपने घर वापस आया। घर आकर उसने देखा कि उसका तोता अपने पिंजरे से गायब था। वह वहां से उड़ चुका था, जबकि बकरी ने उसे वहां से उड़ते हुए देख लिया था और वह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी थी। वह दोनों वहां से बहुत दूर निकल चुके थे। सहजा परेशान हो गया क्योंकि रात का समय हो चुका था। इसलिए उसने यह फैसला किया कि वह सुबह ही उनकी तलाश में निकलेगा। वह सारी रात यही सोचता रहा कि मेरे इस सपने ने मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचाया और इसकी वजह से मैं बेवजह ही भटकता रहा, लेकिन कोई खजाना भी मेरे हाथ ना आया, जबकि मेरा तोता और मेरी बकरी भी मेरे हाथ से चले गए। जब सुबह हुई तो सहजा ने अपने कुत्ते को साथ लिया और तोते और बकरी की तलाश में वह निकल पड़ा। सहजा ने देखा कि उसका कुत्ता बड़ा ही होशियार था। जिस रास्ते से बकरी गई थी वह उस रास्ते को सूंघता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। सहजा उसके पीछे पीछे चल रहा था। कुत्ता चलते चलते जंगल के एक अजीबोगरीब रास्ते पर जा निकला और वह रास्ता एक गुफा पर जाकर खत्म हुआ। सहजा ने जब उस गुफा को देखा तो वह हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि यह वही गुफा थी जिसे वह अपने सपनों में देखा करता था। जब वह गुफा के अंदर दाखिल हुआ तो कुछ आगे जाकर उसने देखा कि अंदर ना सिर्फ तोता और बकरी मौजूद थे, बल्कि वहां पर एक इंसान का कंकाल भी पड़ा हुआ था, जिसके पास एक पुराना सा संदूक रखा था। सहजा ने जब वो संदूक खोला तो उसका दिल धक से रह गया। वो संदूक खजाने से भरा हुआ था। यूं मालूम होता था जैसे वो आदमी इस तोते का मालिक हो। और असल बात भी यही थी कि यह तोता उस आदमी का ही था जो इस कंकाल की शक्ल में वहां पर पड़ा हुआ था। असल में वो एक लुटेरा था और अपना सारा लूट का माल अपने साथी से छुपाकर और चुराकर कहीं ले जा रहा था, जबकि उसके साथी ने पहले से ही उसे खाने में जहर दे दिया था और वह लुटेरा इस गुफा तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गया था, क्योंकि यह तोता उसका पालतू था और यही उसी के साथ था। इसलिए तोते को खजाने के बारे में पता था। अपने मालिक के मरने के बाद
तोता वहां से उड़कर जंगल में चला गया, जहां पर एक शिकारी ने उसे पकड़कर बाजार में बेच दिया। और फिर यह तोता सहजा के पास आ गया, लेकिन जब उस तोते को मौका मिला तो वह वापस उड़ता हुआ अपने पुराने मालिक के पास आया, जो कि अब मरकर कंकाल में बदल चुका था। सहजा ने उस संदूक को और अपने जानवरों को लिया और अपने घर वापस आ गया। उसने इस खजाने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। थोड़े दिनों के बाद उसके हालात बदलने लगे और उसने खजाने का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर अपने लिए एक दूसरा बड़ा सा घर बना लिया। वो अपने पुराने मकान को छोड़ चुका था। अब इस दुनिया में वह बिल्कुल अकेला ही था। ना तो उसके पिता थे, ना ही उसके दोस्त, और यह जानवर ही बस उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। इसलिए सहजा ने यह फैसला किया कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। सहजा एक लड़की को पसंद करता था। उसने अपने कुछ जानने वालों से बात की और फिर रिश्ता तय करके उस लड़की से शादी कर ली। इसके बाद सहजा अपना जीवन बड़ी हंसी खुशी से गुजारने लगा। सहजा अपनी दोनों नसीहतों पर अमल कर चुका था, लेकिन तीसरी नसीहत का इम्तिहान अभी बाकी था। इत्तेफाक की बात है कि इस गांव में एक दिन एक मक्कार बुढ़िया आई, जो कि बहुत ही चालाक थी, और वह एक बहुत ही बड़े ठगबाज गिरोह की सरदार थी। जब उसको इस बात का पता चला कि इस गांव में सहजा नाम का एक आदमी है जो रातों रात अमीर हो चुका है और उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है, तो उसकी नजर सहजा की दौलत पर अटक गई। इस चालबाज औरत ने एक चाल चली। उसने एक नेक औरत का रूप धर लिया और सहजा के घर जा पहुंची। जब सहजा घर पर नहीं था, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सहजा की पत्नी ने दरवाजा खोला तो वह ठगनी उसके सामने बड़ी ही अच्छी और नेक होने का ढोंग रचने लगी। सहजा की पत्नी एक बहुत ही नेक और दयालु औरत थी। वह ठगनी की मीठी मीठी बातों पर विश्वास करने लगी और उसे अंदर ले आई। इस तरह से वह ठगनी सहजा की पत्नी की बहुत ही अच्छी सहेली बन गई। अब तो वह रोज उसकी बीवी से मिलने के लिए आती। वह उस समय आती जब सहजा घर पर नहीं होता था। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सहजा की पत्नी का भरोसा जीत लिया और उस खजाने का राज उगलवा लिया। उसे पता चल चुका था कि सहजा ने अपना खजाना कहां पर छुपाया है। असल बात तो यह थी कि सहजा ने अपने खजाने को अपने पुराने घर में छिपा रखा था, जो कि अब खंडहर हो चुका था। वहीं पर उसने अपने खजाने को जमीन में गाड़ा हुआ था। सहजा की पत्नी से यह राज अब उस ठगनी को मालूम हो चुका था। उस बुढ़िया ने अपने कुछ ठगबाज साथियों को बुलाया और रात के अंधेरे में वो खजाना वहां से लेकर गायब हो गई। कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन सहजा अपनी पत्नी से कहने लगा कि अब हमें बाकी के खजाने को भी बेच देना चाहिए, ताकि मैं कोई कारोबार शुरू कर सकूं। क्योंकि घर में बैठकर खाने से तो समंदर जितनी दौलत भी खत्म हो जाती है। जब वो अपनी पत्नी को लेकर अपने पुराने घर में पहुंचा, जहां पर उसने खजाना छुपाया था, तो वहां पहुंचकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि खजाने से भरा हुआ संदूक वहां से गायब था। उसने पूरा घर खोद डाला
लेकिन कहीं भी उसे संदूक नहीं मिला। आखिर वह उसे मिलता भी कैसे, क्योंकि वह तो वो ठग बुढ़िया अपने साथियों के साथ पहले ही गायब कर चुकी थी। आखिर परेशान होकर सहजा ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से पूछा, क्या कोई औरत हमारे घर पर आई थी? तो उसकी पत्नी ने डरते डरते सारी बात सहजा को बता दी। सहजा को फौरन उस बूढ़े की नसीहत याद आ गई कि कभी किसी चलती फिरती औरत को अपने घर में दाखिल मत करना। सहजा को एहसास हुआ कि उसने उस नसीहत बेचने वाले की इस आखिरी नसीहत पर अमल नहीं किया था। अगर उसने अपनी पत्नी को इस नसीहत के बारे में बताया होता तो आज उसे अपने खजाने से हाथ ना धोना पड़ता, लेकिन अब वह सिर्फ पछता ही सकता था। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। फिर अचानक उसे याद आया कि जब आखिरी बार वह उस बूढ़े बाबा के पास गया था तो उन्होंने कहा था कि कभी हिम्मत ना हारना। जब भी तुम्हारे हाथ से दौलत चली जाए तो तुम पछतावा ना करना, बल्कि हिम्मत और सब्र से काम लेना। तुम्हारे पास दौलत हो या ना हो, अपनी मेहनत को जारी रखना। उसे आज इस बात का एहसास हुआ कि उसके बूढ़े पिता ने उसे नसीहत बेचने वाले के पास क्यों भेजा था। इस जीवन में दौलत से ज्यादा कहीं जरूरी बूढ़े बुजुर्गों की नसीहतें होती हैं। खजाने का संदूक गुम हो जाने के बावजूद भी सहजा इस बात को समझ चुका था कि इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत, मेहनत और बड़े बुजुर्गों की नसीहतों पर अमल करना है। उसने फैसला कर लिया कि वह अब खूब मेहनत करेगा, दोबारा से अपनी जिंदगी को शुरू करेगा। वह अक्सर उस कमरे में आकर बैठ जाता जहां पर उसने कुत्ता, बिल्ली और तोते को रखा हुआ था। वो उनसे बातें करके अपना बोझ हल्का करता, क्योंकि यह जानवर उसके मुश्किल के साथी थे और वो खजाना उन्हें इन्हीं की वजह से मिला था। सहजा के पास अब जो भी जमा पूंजी बची थी, उसने एक बार फिर से अपना व्यापार शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करता रहता। उसे जो भी पैसे मिले उनसे वह अपने घर के खर्च चलाता और कुछ रुपए वह अपने पास एक छोटे से संदूक में जमा करते रहता। ईश्वर ने उसके कारोबार में ऐसी बरकत दी कि कुछ ही महीनों में वह फिर से माला माल हो गया और इस शहर के सबसे बड़े कपड़ों का व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आपके पास चाहे दुनिया की दौलत छीन जाए, लेकिन कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमेशा मेहनत और ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। हिटलर नाम के एक व्यक्ति से। हिटलर राजपुर गांव में खेती किसानी करके अपना जीवन बिता रहा था। उसके परिवार में उसका पुत्र मनीष और पुत्री यमुना थी। हिटलर की पत्नी का देहांत हो चुका था, इसीलिए अपने दोनों पुत्रों की जिम्मेदारी वह खुद ही संभालता था। लोगों ने उसे कई बार कहा कि वह दूसरी विवाह कर ले, लेकिन हिटलर ने किसी की बात नहीं मानी। उसका मानना था कि सौतेली माता आकर मेरे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। खेती की जमीन के नाम पर उसके पास केवल 3 बीघा जमीन ही थी, जिस पर वह खेती करके
किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हिटलर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन फिर भी उसके मन में परोपकार की भावना भरी रहती। इसी कारण से उसका एक रोज का नियम था। वह गांव के बाहर बहने वाली नदी पर प्रतिदिन मीन को खाना खिलाता। वो अपने घर पर गेहूं के आटे में गुड़ और पानी मिलाकर उनकी गोलियां बनाता और नदी में जाकर मीन को डाल देता। उसका बेटा मनीष भी हमेशा उसके साथ ही जाया करता था। हिटलर हमेशा अपने पुत्र को समझाता कि बेटा, मैं कल को रहूं या ना रहूं, परंतु मेरे जाने के बाद तुम एक काम अवश्य करना, चाहे कैसी भी हालत हो, मीन को चारा डालना मत बंद करना। मनीष भी अपने पिता की इस बात पर मुस्कुरा कर कहता, हाँ बापू, मैं हमेशा आपकी यह बात याद रखूंगा और सारा जीवन मैं भी मीन को आटे और गुड़ की गोलियां खिलाऊंगा। धीरे धीरे समय बीता। मनीष और उसकी बहन यमुना अब जवान हो चुके थे। मनीष का पिता हिटलर अब बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। वो दिन भी आ गया जब बुढ़ापे और बीमारी के कारण हिटलर की निधन हो गई। निधन के समय उसके मन में केवल यही दुख था कि वह अपने बच्चों की शादी की जिम्मेदारी को पूरा ना कर सका। जब पिता का अंतिम संस्कार हो गया, तब मनीष को ये बात महसूस हुई कि अब पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर है। यहां तक कि बहन की शादी भी अब उसी को करवानी होगी। अब मनीष अपने 3 बीघा खेतों पर और भी ज्यादा मेहनत से काम करने लगा। साथ ही साथ गांव वालों की सहायता से वह अपनी बहन के लिए रिश्ता भी ढूंढ रहा था। मगर समस्या यह थी कि उनके परिवार की गरीबी के कारण बहन की विवाह में अड़चन आ रही थी। वर पक्ष के लोग लड़की की विवाह में अच्छा खासा दान दहेज मांगते थे, परंतु मनीष की हैसियत ऐसी ना थी कि वह दहेज की मांग को पूरा कर सके। आखिरकार जब मनीष को कोई उपाय ना सूझा, तो उसने निश्चय कर लिया कि वो अपने 3 बीघा खेत गांव के सेठ के पास गिरवी रखकर उससे पैसा उधार लेगा, जिससे कि वह अपनी बहन की विवाह कर सके और दहेज की व्यवस्था कर सके। मन में ऐसा निश्चय करके मनीष गांव के सेठ के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मुझे धन की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं अपनी बहन की विवाह करना चाहता हूं और उसकी विवाह के लिए मुझे धन चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे खेत अपने पास गिरवी रखें और मुझे कुछ पैसा उधार दे दो। सेठ कहने लगा, अरे मनीष, तुम्हारे पास खेत है ही कितने? सिर्फ 3 बीघा, और 3 बीघा जमीन के बदले में मैं तुम्हें कितना धन दे पाऊंगा? मुझे नहीं लगता कि वह धन तुम्हारी बहन की शादी के लिए पर्याप्त होगा। मनीष कहने लगा, ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूं। मुझ पर दया कीजिए और मेरे खेतों को गिरवी रख के मुझे इतना धन तो दे ही दीजिए।
जिससे कि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं। ठीक है मनीष, वैसे तो 3 बीघा खेत की कीमत कुछ ज्यादा नहीं बनती, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पिता हिटलर से मेरी अच्छी जान पहचान थी, इसीलिए मैं तुम्हारे खेत को गिरवी रखकर तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। मनीष कहने लगा, ठीक है सेठ जी, मुझे आपका ये प्रस्ताव मंजूर है। सेठ ने 200 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में मनीष के खेत अपने पास गिरवी रख लिए। मनीष स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर जब घर पर पहुंचा तो उसकी बहन यमुना कहने लगी, भैया मैंने सुना है कि आपने मेरी विवाह के लिए अपने 3 बीघा जमीन सेठ के पास गिरवी रख दी। आपने ऐसा क्यों किया भैया? अरे यमुना, तू उसकी चिंता मत कर, एक बार तेरी विवाह ठीक ठाक से हो जाए, उसके बाद मैं कड़ी मेहनत करके अपने खेत वापस छुड़वा लूंगा। तू इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो। इसके बाद मनीष ने कुछ ही दिनों में एक अच्छा सा रिश्ता देखकर अपनी बहन यमुना का विवाह कर दिया। यमुना अपने घर विदा हो गई। अब मनीष बिल्कुल अकेला रह गया था। कुछ दिनों तक तो वह उदासी के कारण घर से बाहर ही नहीं निकला। तब उसका पड़ोसी सोनू उसके पास आया और उसे समझाते हुए कहने लगा, अरे मनीष, आखिर कब तक तू इसी तरह से घर में पड़ा रहेगा? तू जवान आदमी है, उठ मेहनत कर, कुछ काम धाम कर। मनीष कहने लगा, सोनू चाचा, मैं अब क्या काम करूं? अपने खेतों को तो मैं पहले ही सेठ के पास गिरवी रख कर आया हूं। अब तो सेठ के आदमी ही उस पर हल चला रहे होंगे। तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं? सोनू उसे समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। अपनी जमीन ना सही, तू दूसरों के खेतों पर मजदूरी कर, और जब तेरे पास इतना पैसा हो जाए तो तू अपने खेत छुड़वा लेना। सोनू के समझाने पर मनीष गांव में काम ढूंढने के लिए निकला और फिर वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाने लगा। परंतु फिर भी वो केवल इतना ही कमा पाता जिससे कि उसकी गुजर बसर हो रही थी। कुछ दिनों के बाद सोनू चाचा के कहने पर उनके ही किसी रिश्तेदार की बेटी से मनीष की शादी हो गई। अब मनीष के घर पर 2 प्राणी हो गए थे, एक वो और दूसरी उसकी पत्नी रासो देवी से। शादी होने पर मनीष पहले तो बहुत ही प्रसन्न था कि अब उसका भी घर बस गया, परंतु कुछ दिनों के बाद ही रासो देवी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। असल में वह एक बहुत ही घमंडी और झगड़ालू किस्म की लड़की थी। वह हमेशा मनीष को उसकी गरीबी के कारण ताने मारती रहती थी कि ना जाने मेरी शादी तुम जैसे गरीब आदमी से कैसे हो गई। मनीष बेचारा चुपचाप उसकी बातें सुन लेता, परंतु आज भी मनीष को अपने पिता की कही हुई बात याद थी कि वह रोज आटे और गुड़ की गोलियां बनाता। गांव के बाहर बहने वाली नदी में
मीन को खिला आता। उसकी पत्नी जब मनीष को ऐसा करते हुए देखती तो उस पर चिल्लाने लगती कि देखो तो इस आदमी को, एक तो अपने घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से यह मीन को चारा डालने से बाज नहीं आता। आखिर तुम्हें क्या मिलता है मीन को खिलाकर? परंतु मनीष अपनी पत्नी की बात को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। उसने कभी भी अपने इस नियम को नहीं तोड़ा था। एक दिन की बात है, जब मनीष मीन को खिलाने के लिए आटे और गुड़ की गोलियां बनाने लगा तो उसने देखा कि घर में गुड़ नहीं था। सोचने लगा कि चलो आज सिर्फ आटे की ही गोलियां बनाई जाएं। जब उसने आटा गूंथना शुरू किया तो उसे अपने पिता की याद आई। वह अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था। पुरानी बातें सोचकर मनीष का मन भारी हो गया। आटा गूंजते गूंजते उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। कुछ आंसू उसके आटे में गिर गए। मनीष ने उस आटे की गोलियां बनाई और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी पर पहुंचकर उसने वो गोलियां मीन को डालनी शुरू की। जब वह मीन को चारा डाल रहा था तभी उसे एक आवाज सुनाई दी कि आज चारा मीठा नहीं बल्कि नमकीन है। मनीष यह आवाज सुनकर चौंक गया। वह अपने आसपास देखने लगा परंतु वहां पर कोई नहीं था। वह फिर से मीन को चारा डालने लगा। तभी फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी कि आज चारा मीठा नहीं बल्कि नमकीन है। मनीष की समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है जो उससे बात कर रहा है। तभी उसे फिर से आवाज आई, ए मनुष्य नीचे नदी में देखो। जैसे ही मनीष ने नीचे नदी में देखा तो एक मीन पानी की सतह पर तैर रही थी और मनीष से बात कर रही थी। मनीष एक मीन को मनुष्य की भाषा में बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। मीन कहने लगी, अरे भाई, तुम रोज हमें जो चारा डालते हो वह मीठा होता है, परंतु आज तुम्हारा चारा नमकीन क्यों है? मनीष अपने आप को संभालते हुए कहने लगा, मीन रानी, बात असल में ये है कि मैं रोज तुम्हें आटे और गुड़ की गोलियां खिलाता हूं, लेकिन आज मेरे घर पर गुड़ खत्म हो गया था। जरूर गोलियां बनाते समय मेरी आंखों से छलकते हुए आंसू इस आटे में गिर गए होंगे। इसकी वजह से यह नमकीन हो गई है। तब मीन कहने लगी, क्यों भाई, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे थे? तब मनीष कहने लगा, बात यह है कि मेरे खेत सेठ के पास गिरवी रखे हुए हैं और उनको छुड़वाने के लिए मेरे पास धन नहीं है। इसके अलावा लोगों के खेतों में काम करके भी मैं इतना धन नहीं कमा पाता कि अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सकूं। बस इसी वजह से मेरा मन दुखी था। तब मीन कहने लगी, भाई, तुम इतने समय से हमें खाना खिला रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहती हूं। यह कहते हुए मीन वापस नदी में गोता लगाती है। कुछ ही पलों के बाद
मीन फिर से नदी की सतह पर आई। अब उसके मुंह में एक हीरा था। उसने वो कीमती हीरा मनीष को देते हुए कहा, भाई तुम ये हीरा रख लो। यह एक बहुत ही कीमती हीरा है। अगर तुम बाजार में इसे बेचोगे तो इतना धन अवश्य ही मिल जाएगा कि तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मनीष ने वो हीरा अपने पास संभाल कर रख लिया। इसके बाद मीन वापस पानी में चली गई और मनीष वह हीरा बाजार में ले गया। सचमुच उस हीरा को बेचकर उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मिली। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर जब मनीष अपने घर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, चलो अच्छा हुआ, आखिर मीन को खिलाने का कुछ तो फायदा हुआ। अब हमारे दिन भी बदल जाएंगे। और फिर ऐसा हुआ भी। मनीष ने उस धन से बहुत सा सामान खरीदी। अब उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु इतना धन एक साथ मिलने के कारण उसकी पत्नी और भी ज्यादा घमंडी हो गई थी। वह बिना सोचे समझे महंगे से महंगे कपड़े और गहने खरीदने लगी। उसकी फिजूल खर्ची का परिणाम ये हुआ कि कुछ ही महीनों में एक बार फिर से उन्हें धन की कमी होने लगी। मनीष अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता कि इस तरह से फिजूल खर्ची ना करे, परंतु उसकी पत्नी पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। और फिर वह समय भी आ गया जब एक बार फिर से वे लोग धन की कमी से जूझने लगे। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, अब हमारे सारे पैसे तो खत्म हो गए, लेकिन मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे हमें थैली भरकर स्वर्ण मुद्राएं नहीं बल्कि संदूक भर के स्वर्ण मुद्राएं मिल सकती हैं। और फिर हमें सारा जीवन कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ना ही धन की कोई कमी रहेगी। तुम्हें बस वही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूंगी। मनीष अपनी पत्नी की बातों को सुनकर हैरान था। आखिर ऐसा कौन सा उपाय है? तब उसकी पत्नी बोली, देखो, हमें उस बोलने वाली मीन को पकड़कर अपने नगर के महाराज को बेचना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसी अद्भुत मीन के लिए वो हमें मुंह मांगी कीमत देगा। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर मनीष को बहुत ही हैरानी हुई और वह कहने लगा, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उस मीन ने तो हमें धनवान बनाया था। तुम्हारी मूर्खता के कारण ही हम फिर से गरीबी की हालत में आ गए। और तुम चाहती हो कि मैं उस मीन को जाल में फंसा दूं, उसे मुसीबत में डाल दूं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। परंतु उसकी पत्नी कहने लगी, देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसी नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। ऐसा गरीबी भरा जीवन अब मुझसे नहीं सहा जाता। इस तरह से वह मनीष को डराने और धमकाने लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि मनीष ना चाहते हुए भी उस मीन को पकड़ने के लिए राजी हो गया। इसके बाद मनीष और उसकी पत्नी मीन को पकड़ने का जाल लेकर नदी पर जा पहुंचे।
मनीष ने मीन पकड़ने का जाल डाला और भाग्य का करना ऐसा हुआ कि पहली बार में ही वह बोलने वाली मीन उनके जाल में फंस गई। दोनों पति पत्नी उस मीन को लेकर घर में आ गए। उन्होंने उसे जिंदा रखने के लिए एक कांच के बर्तन में डाल दिया। अब मनीष की पत्नी अपनी एक सहेली के पास पहुंची जो महल में महारानी की दासी का काम करती थी। उसे बताया कि वो महारानी को एक बोलने वाली मीन उपहार के रूप में देना चाहती है। वह दासी मनीष की पत्नी रासो देवी को लेकर रानी के पास पहुंची। रासो देवी ने बोलने वाली मीन को जब महारानी को दिखाई तो कहने लगी, महारानी जी, मैं आपको यह अद्भुत मीन भेंट करना चाहती हूं। मीन को देखकर रानी कहने लगी, यह तो एक साधारण सी मीन है, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम इसे अद्भुत बता रही हो। महारानी जी, यह मीन मनुष्यों की भाषा बोलती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इससे कहो कि हमें भी कुछ बोल के दिखाए। परंतु मीन ने एक शब्द भी नहीं कहा, वह बिल्कुल चुप ही रही। तब रासो देवी ने चालाकी से कहा, महारानी जी, अच्छा आप ऐसा कीजिए कि शाम के खाने में इस मीन को ही पका लीजिए। यह सुनते ही मीन झट से बोलने लगी, नहीं नहीं महारानी जी, आप मुझे अपना भोजन मत बनाइए, मुझ पर दया कीजिए। जब भी आप कहेंगी मैं आपको बोलकर दिखाऊंगी। मीन को बोलता हुआ देखकर महारानी बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, सचमुच यह तो एक अनमोल मीन है और हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाएगी। तुमने इसे हमारे पास लाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। हम तुम्हें इसके बदले में इतना धन देंगे कि सारा जीवन तुम बैठकर खाओगी। और फिर रानी ने स्वर्ण मुद्राओं की कई थैलियां मनीष की पत्नी रासो देवी के घर पहुंचा दी। रासो देवी ने उसमें से एक थैली अपनी उस सहेली को दे दी। अब तो रासो देवी के पास धन की कोई कमी नहीं थी। पूरे राज्य में यह बात फैल चुकी थी कि राजा के दरबार में एक ऐसी अनमोल मीन है जो मनुष्यों की भाषा बोलती है। अब रासो देवी अपने इस काम से बहुत ही खुश थी। दूसरी तरफ मनीष अपने इस काम के कारण खुश नहीं था। उसे लगा था कि मानो उसने मीन को जाल में फंसाकर कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। मनीष अपने मन पर एक बोझ महसूस कर रहा था। कई रातों तक मनीष को इस बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। एक रात जब उसकी आंख लगी तो उसने सपने में देखा कि उसके पिता की आत्मा उससे कह रही थी, बेटा मनीष, यह तूने क्या किया? मैंने तुझे मीन की सेवा करने के लिए कहा था और तूने एक ऐसी मीन जिसने तेरी सहायता की उसको पकड़कर महाराज को बेच दिया। यह तूने अच्छा नहीं किया। इसके बाद मनीष की नींद टूटी। वह जाग गया। अब उसने निश्चय कर लिया कि जो भी हो वह उस मीन को महाराज के महल से निकालकर वापस नदी में जरूर छोड़ेगा और अपने इस पाप का प्रायश्चित करेगा। अब तो मनीष दिन रात बस यही सोचता रहता
कि आखिर किस तरह से वो उस मीन को महाराज के महल से बाहर निकाले। और फिर मन ही मन में उसने एक योजना तैयार कर ली। अगले दिन वह अपने घर से निकला और फिर एक ऋषि का वेश बनाकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ऋषि मुनियों का बहुत ही सत्कार करने वाले थे, तो उन्होंने मनीष का भी बहुत सत्कार किया। इसके बाद ऋषि के रूप में आया हुआ मनीष कहने लगा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके महल में एक बोलने वाली मीन है जो मनुष्यों की भाषा बोलती है। महाराज कहने लगा, जी ऋषि महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। वो भूत मीन मेरे ही महल में है। महाराज, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक परामर्श देना चाहता हूं। कहिए ऋषि महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? सम्राट, वह बोलने वाली मीन आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही अशुभ है और उस मनहूस मीन की वजह से आपके परिवार पर कई तरह की मुसीबतें आ सकती हैं। मेरी मानिए तो जल्द से जल्द उस मीन को वापस नदी में छोड़ आइए जहां से उसे पकड़ा गया था। परंतु ऋषि महाराज, एक मीन भला हमारे लिए अशुभ कैसे हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि मुझे उस मीन से कोई खतरा है। महाराज, मेरा काम आपको सावधान करना था, सो मैंने कर दिया। आगे आप जाने और आपका काम। इतना कहकर ऋषि के रूप में आया हुआ मनीष वहां से चला गया। मनीष की बातों ने राजा के मन में उस मीन के प्रति संदेह तो पैदा कर दिया था, परंतु ऐसी अनमोल मीन को खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वह मीन उनके महल में ही रहेगी। अब मनीष ने दूसरी चाल चली। उसने महाराज के महल में एक नौकर के रूप में नौकरी कर ली। वह वेश बदलकर महाराज के महल में नौकर का काम करने लगा, ताकि राजमहल में होने वाली सभी घटनाओं पर वह नजर रख सके। एक दिन उसने महल में काम करते हुए महाराज को अपने सेनापति से कहते हुए सुना कि मैं हुमटा वन में शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूं। कल मैं शिकार पर जाऊंगा, इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाए। नौकर के रूप में काम कर रहा मनीष यह सारी बात जान गया। उसी रात वह उस रास्ते पर जा पहुंचा जो हुमटा वन की तरफ जाता था। मनीष ने रातों रात वहां पर एक बहुत बड़ा खड्डा बना दिया और उस खड्डे को टहनी और पत्तों से इस प्रकार ढक दिया कि देखने पर उस खड्डे का पता ना चले। अगले दिन महाराज उसी रास्ते से वन में शिकार खेलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही महाराज का घोड़ा उस जगह पर पहुंचा तो महाराज घोड़े समेत उस खड्डे में जा गिरा, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें आई। महाराज का सेना जो उसके पीछे पीछे आ रहा था, उसने जख्मी महाराज को खड्डे से बाहर निकाला और महल में ले गया। महाराज की ऐसी हालत देखकर महारानी बहुत ही चिंतित हुई। तुरंत राज वैद्य को बुलाकर महाराज का उपचार शुरू किया गया। 1 हफ्ते के इलाज के बाद
महाराज अब स्वस्थ हो गया था, परंतु उसे ऋषि के वचन याद आ रहे थे कि ये मीन उसके लिए अशुभ है। अगले दिन महारानी राजा से कहने लगी, राजन, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमें अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम कुलदेवी के मंदिर चलें? महाराज ने कहा, अवश्य महारानी, हम कल ही कुलदेवी के मंदिर दर्शन के लिए चलेंगे। नौकर के रूप में महल में काम कर रहे मनीष ने महाराज महारानी की यह सारी बातें सुन ली। अगले दिन जब महाराज महारानी कुलदेवी के मंदिर में दर्शन के लिए गए, जब वे दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे तो मंदिर की सीढ़ियों पर अचानक महारानी का पैर फिसल गया। वह लड़खड़ाते हुई नीचे आ गिरी, जिसकी वजह से महारानी को काफी चोटें भी आई। तुरंत ही महारानी को महल में ले जाकर वैद्य के द्वारा उसका उपचार किया गया। असल में यह सारा किया धरा मनीष का था। उसने ही मंदिर की सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया था, जिस पर महारानी का पैर फिसल गया। इस घटना के बाद तो महाराज के मन में यह बात घर कर गई कि हो ना हो यह सभी दुर्घटनाएं इस मनहूस मीन की वजह से हो रही हैं। उन ऋषि की कही हुई बातें बिल्कुल ठीक थी। यह मीन मेरे परिवार के लिए बहुत ही अशुभ है। महाराज ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इस मीन को उठाकर नदी में फेंक दिया जाए, जहां से इसे लाया गया था। सिपाही ने आदेश का पालन किया और मीन को उसी नदी में फेंक दिया गया। अब मीन महाराज के महल से निकलकर आजाद हो चुकी थी। मनीष भी अब खुश था कि उसकी योजना अपना काम कर गई। वह मीन को महाराज के महल से निकालने में सफल रहा। अगले दिन वह आटे और गुड़ की गोलियां बनाकर नदी में मीन को खिला रहा था। तो तभी वही बोलने वाली मीन एक बार फिर से सतह पर आई और मनीष से कहने लगी, मनीष, मैं जानती हूं कि तुमने ही मुझे महाराज के महल से आजाद करवाया है, परंतु मैं यह भी नहीं भूल सकती कि तुम ही वो आदमी हो जिसके कारण मुझे महाराज के यहाँ पर कैद में रहना पड़ा था। इसीलिए आज के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिलूंगी। इतना कहकर वह मीन नदी के अंदर कहीं गायब हो गई। मनीष को इस बात का दुख था कि वह मीन उसे फिर कभी नहीं मिलेगी, परंतु उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसने मीन को महाराज की कैद से आजाद करवा दिया। अब उसने निश्चय कर लिया कि वह आज के बाद कभी भी ऐसा घृणित कार्य नहीं करेगा। सदियों पुरानी बात है। हाजीपुर नाम के एक नगर में सोना का एक व्यापारी रहा करता था। कड़ी मेहनत और दौड़ धूप के बाद भी उसे व्यापार में इतना फायदा नहीं हो रहा था कि वह अपनी जिंदगी आराम से बिता सके। ना जाने क्या बात थी कि हाजीपुर में उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था और ना ही मुनाफा हो रहा था। काफी सोच विचार करने के बाद उसने हाजीपुर नगर को छोड़ने का फैसला लिया और फिर हाजीपुर से अपना सारा व्यापार समेटकर वो वहां से 200 मील दूर एक नगर रामपुर चला आया। रामपुर एक बहुत ही बड़ा शहर था। रामपुर में उसका व्यापार जो हाजीपुर में नहीं चलता था,
खूब चल पड़ा, बल्कि दौड़ने लगा। 4-5 साल में कड़ी मेहनत करके सुमन नाम के उस व्यापारी ने अपनी पूंजी में काफी बढ़ोतरी कर ली थी। अब उसका जीवन कुछ बेहतर हुआ तो उसे अपने पुराने शहर हाजीपुर की याद आई। उसने सोचा कि हाजीपुर छोड़े हुए बहुत समय हो गया है, क्यों ना वापस हाजीपुर जाकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलाऊं। यह ख्याल आते ही उसने रामपुर में फैला हुआ अपना कारोबार समेटा और हाजीपुर जाने के लिए तैयार हो गया। सुमन जब हाजीपुर आया था तब उसकी जेब में सोने के कुछ सिक्के थे, परंतु अब वह हजारों अशर्फियां का मालिक था। उसने मेहनत और ईमानदारी से कमाई हुई अपनी अशर्फियां को एक थैली में रखा और सफर के लिए रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। रात बिताने के लिए वह एक सराय में पहुंचा। उसी सराय में एक बेहद चालाक ठग भी था। उस ठग का नाम था राजू। राजू ने सुमन को देखते ही समझ लिया कि वह कोई बड़ा ही पैसे वाला आदमी है। अब वह सुमन की दौलत को हथियाने के उपाय सोचने लगा। सोच विचार करने के बाद वह सुमन के पास गया और बोला, राम राम भाई। यह कहते हुए उसने अपना परिचय सुमन को दिया और कहा, मुझे राजू सेठ कहते हैं, मैं हाजीपुर जा रहा हूं। सराय के मालिक से पता चला कि आप भी हाजीपुर ही जा रहे हैं। जब हम दोनों को एक ही जगह जाना है तो दोनों एक साथ सफर क्यों ना करें। वैसे कहते हैं कि एक से भले 2 बातें करते चलेंगे तो सफर आसानी से कट जाएगा। जी हां, आपने सही कहा। मैं हाजीपुर जा रहा हूं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए। यहां रामपुर में मेरा व्यापार है। अरे वाह, मैं भी एक व्यापारी हूं और 15 साल बाद अपने राज्य हाजीपुर जा रहा हूं। सुना है आजकल लुटेरे इक्का दुक्का मुसाफिरों को देखकर लूट लेते हैं या ठग उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फुसलाकर उनकी जमा पूंजी हथिया लेते हैं। बस यही सोचकर मैंने आपके सामने यह प्रस्ताव रखा। दोनों एक साथ चलेंगे तो एक दूसरे का सहारा रहेगा। इस बात पर भला सुमन को क्या ऐतराज हो सकता था। वह खुद भी रास्ते में ठगों और लुटेरों के डर से बहुत ही घबराया हुआ था। उसने राजू के साथ सफर करने के लिए हामी भर ली। अगली सुबह दोनों मुसाफिर हाजीपुर की तरफ जाने के लिए बढ़ने लगे। राजू ने अपनी लच्छेदार और चिकनी चुपड़ी बातों में सुमन को पूरी तरह से फंसा लिया था और बातों ही बातों में यह बात भी मालूम कर ली कि उसके पास कितनी अशर्फियां हैं। सफर पूरा करते करते वे हाजीपुर राज्य के पास जा पहुंचे। उन दिनों में हाजीपुर में बाहर से आने वालों के लिए हाजीपुर में दाखिल होने से पहले सिर्फ व्यापारियों को एक कर यानी टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। राजू ने सुमन से कहा, भाई हम दोनों रामपुर में ही रहकर पाई पाई जोड़ कर लाए हैं। अगर हम दोनों ही अपने आप को व्यापारी बताएंगे तो हम दोनों को यह कर भरना पड़ेगा। क्यों ना हम इसे एक व्यापारी बनकर कर भर दे और दूसरा एक आम आदमी की तरह नगर में दाखिल हो तो एक आदमी कर देने से बच जाएगा। सुमन एक सच्चा और ईमानदार व्यापारी था। उसे ईश्वर पर पूरी आस्था थी और झूठ बोलने से वह हमेशा दूर ही रहता था। मगर जब राजू ने बड़े ही अपनेपन से यह बात कही तो उसने कहा, ठीक है, मैं खुद को व्यापारी बताकर पूरे कर का भुगतान करूंगा।
आप चिंता ना करें। राजू ने कहा, शायद आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे। मैं इसलिए कर नहीं बचाना चाहता कि मैं कंजूस हूं, बल्कि असली बात तो यह है कि यहाँ का महाराज बड़ा ही फिजूल खर्च है। कर से हासिल होने वाला सारा पैसा वो अपने ऐशो आराम पर खर्च करता है, और यह हमारी मेहनत की कमाई है। चलिए मैं ही कर का भुगतान करूंगा, बस आप मेरे साथ साथ रहना। कम से कम एक भाई का पैसा तो कर के नाम पर खजाने में जाने से बच जाएगा। माफ कीजिए, वैसे आपने अच्छा उपाय बताया, मुझे यह बात मालूम नहीं थी। अब राजू ने बड़ा ही अपनापन दिखाते हुए कहा, देखिए सुमन भाई, आपने मुझे बड़ा भाई कहा है, और यह बात गलत भी नहीं है, क्योंकि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं। इसीलिए बड़ा भाई होने के नाते कर का भुगतान आप नहीं, मैं करूंगा। राजू ने यह बात बड़े ही अपनेपन और नरमी से कही थी, इसीलिए सुमन को उसकी बात माननी ही पड़ी। अब वह दोनों हाजीपुर में दाखिल होने वाले मुख्य द्वार पर पहुंचे, तब राजू ने आगे बढ़कर वहां पर तैनात राज कर्मचारी से कहा, श्रीमान मेरा नाम राजू है। मैं 15 साल बाद अपने राज्य हाजीपुर में वापस आया हूं। मैं एक व्यापारी हूं, मेरे पास मेरी कमाई हुई अशर्फियां हैं, और मैं अपने नौकर सुमन के साथ हाजीपुर में जाना चाहता हूं। कर अधिकारी बोला, ठीक है, आप 15 अशर्फियां कर के रूप में जमा करवा दें और शहर में चले जाएं। 15 अशर्फियां यह कहते हुए राजू जोर से चिल्लाया, यह तो बहुत ही जुल्म है, तुमने क्या लूट मचा रखी है। मैं 15 अशर्फियां नहीं अदा कर सकता। कर अधिकारी ने बड़ी ही नरमी से उसे समझाते हुए कहा, आप 15 अशर्फियां अदा नहीं कर सकते तो आप शहर में भी नहीं जा सकते। राजू ने कहा, अरे तुम तो महाराज के पक्ष में ही बात करोगे, तुमसे ज्यादा तो मैं महाराज के बारे में जानता हूं। वह व्यापारियों की मेहनत की कमाई कर के नाम पर लूट रहा है। कर अधिकारी कहने लगा, खबरदार, अब एक भी शब्द आपने राजा के खिलाफ बोला तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। कर अधिकारी क्रोध से आग बबूला हो चुका था। बात काफी बढ़ गई। तब सुमन ने बीच में आकर बीच बचाव करवाया और राजू ने कर भरा। फिर दोनों हाजीपुर में दाखिल हुए। जब सुमन ने पहले हाजीपुर छोड़ा था तो वह अपना मकान भी बेच चुका था, इसीलिए वापस आने पर उसके पास कोई आसरा नहीं था। यही हाल उसके साथी राजू का भी था। इसीलिए दोनों ने हाजीपुर में किसी सराय में रुकने का फैसला किया। सराय में पहुंचकर राजू ने दोनों का सामान एक कमरे में रखवाया। फिर अपनी जेब से 15 सोने के सिक्के सुमन की तरफ बढ़ाए और कहने लगा,